प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों, फिर से मैं एक नई कहानी लेकर आ गई, छोटी सी। उम्मीद करती हूँ आप इंतज़ार तो कर ही रहे होंगे मेरी कहानी का, है ना। बहुत देर हो गई है, अभी बहुत दिनों से डाली नहीं है कोई कहानी। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये एक छोटी सी कहानी है, पुरानी कहानी है, और कहीं मैंने पढ़ी थी किसी समय में। आप जानते हैं मैं अपनी कहानी नहीं सुनाती, पढ़ी हुई कहानियाँ सुनाती हूँ, जो मैंने कभी सुनी है वो सुनाती हूँ। और इस कहानी का नाम है नेकी का फल। नेकी जानते हो, मेहनत, अच्छाई, है ना। तो बच्चों, ये कहानी एक पुराने गांव की है। बहुत पुराना समय था, क्योंकि गांव की कहानी है। तो गांव में किसान होते हैं, इसलिए किसानों की कहानी है ना। जहाँ किसान होंगे वही गांव होगा, और वही किसान ही मेहनत भी करते हैं। तो बच्चों, वो गांव था, उस गांव में अधिकांश लोग किसान थे। कुछ व्यापारी भी थे, क्योंकि जो उत्पादन होता है उसका बेचने के लिए, बिक्री के लिए व्यापारियों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस गांव में अधिक किसान रहते थे और कुछ व्यापारी रहते थे। ऐसे एक किसान था, उसका नाम था राम। राम बहुत मेहनती किसान था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो जितनी मेहनत करता था उतना उसको लाभ नहीं हो रहा था। कभी उसकी फसल बहुत देर से पकती, और जब पकती तो बारिश हो जाती है, उसकी फसल बर्बाद होती। कभी बारिश ही नहीं होती, उसकी फसल सूख जाती। तो इस तरह जितना वो मेहनत करता था उसको उसका परिणाम नहीं मिल रहा था। तो बहुत चिंता में रहता कि कैसे होगा, कैसे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊँगा, कैसे मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाऊँगा, उनको सुख सुविधाएँ दे पाऊँगा। तो वो अक्सर इसी चिंता में रहता था। तो एक दिन की बात है, वो इसी चिंता में बहुत सुबेरे ही चला गया अपने खेतों में काम करने। गया तो देखता क्या है कि आसपास तो कोई आया नहीं, और वो अकेला आया हुआ खेतों में काम करने। उसने सोचा कि क्या बात, मैं जल्दी आ गया क्या। खैर चलो, अब आ गया हूँ तो काम शुरू करता हूँ। उसने अपने खेत में काम करना शुरू किया, क्योंकि खुदाई चल रही थी। उसने अपने खेत की खुदाई शुरू करी। धीरे 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 दोपहर हो गई, उसे पता ही नहीं चला, काम में इतना मगन हो गया काम करते करते। और तब तक उसे अपनी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी, अरे खाना आना नहीं खाना है क्या, खाना लेके आ गई हूँ मैं घर से। आपको पता है, जब किसान लोग खेत में काम करते हैं तो उनको खाना देने उनके घर से लोग आते हैं। किसी के बच्चे आते हैं, किसी की बहुएँ आती हैं, किसी के बेटे आते हैं, किसी की पत्नी आती है। तो इस तरह से उसकी पत्नी खेत में खाना देने को आई। बोली, अरे खाना खाओ, इतनी देर से काम कर रहे हो। तो बोला, क्यों, क्या दोपहर हो गई। बोली, हाँ दोपहर तो कब क्या हो गई, देखो सूरज कहाँ चढ़ा है। बोला, ओ आज शायद बगल वाले काम करने नहीं आए, इसलिए मुझे समय का आभास नहीं हुआ। चलो, जब आई गई हो तो आराम भी कर लेता हूँ, खा भी लेता हूँ। ऐसा कहकर वो खाना खाने बैठ गए। पत्नी भी साथ बैठी। बोली, यार तुम इतना चिंतित क्यों लग रहे हो। बोला, देखो परेशानी तो तुम समझती हो, इतना मेहनत करता हूँ, इतना काम करता हूँ, लेकिन मुझे उसका इतना अच्छी फसल नहीं मिल पाती है खेतों से। और जब इतनी अच्छी फसल नहीं मिल पाती है तो मुझे चिंता तो होती है ना कि भाई कैसे आय बढ़ेगी, बच्चों का कैसे पालन पोषण अच्छे से होगा। बोले, चिंता क्यों करते हो, तुम मेहनत कर रहे हो ना। जब मेहनत कर रहे हो तो करो, ईमानदारी से करो। फल तो ऊपर वाला देगा, भगवान सब जगह देखता है। और जब किस्मत बदलनी होगी तब बदलेगी। अभी तो तुम्हारा काम मेहनत करने का है, और देखना ज़रूर तुम्हारी किस्मत इतनी बहुत अच्छी होगी, और तुम कहोगे देखो मेरी किस्मत बदलने लगी, याद रखना मेरी बात। बोला, हाँ क्या, तो तुम ठीक रही हो। कुछ देर बात करके पत्नी अपने घर चले गई, और वो फिर काम में लग गया। तभी उसके पड़ोस के खेत वाला अपने वहाँ आया। बोला, अरे तुम इतनी जल्दी काम करने आ गए थे क्या आज। राम, तुम्हारे खेतों को देखकर लगता है कि तुमने सुबह से बहुत काम कर लिया, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे में चिंता की रेखाएं दिखाई देती हैं, लगता है काम ही नहीं हुआ। बोला, हाँ भाई, सोच तो रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। तुम्हें तो मुझे लगता है कोई चिंता ही नहीं है, तुम देखो इतनी देर में आए हो। बोला, चिंता क्या करनी है, तो बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो उसने बताया, भाई देखो खेतों में ऐसा ऐसा हो जा रहा है, कभी बाढ़ आ जा रही है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, फसल ठीक से नहीं हो रही। तो बोले, ये तो तुम्हारी क्या, हम सबकी परेशानी है। तो क्या हम तुम्हारी तरह परेशान हो रहे हैं, नहीं। तुम खेती के अलावा और क्या करते हो। बोला, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ खेती करता हूँ, मेरे दादा परदादा सब ने खेती की है, इसके अलावा तो मुझे कुछ आता नहीं। तो बोले, देखो केवल खेती पर रहकर काम नहीं निर्भर रह काम नहीं होगा ना, तुम्हें कुछ और भी सोचना पड़ेगा हमारी तरह। तो बोले, तुम क्या करते हो। आज तुम काम कर लो, शाम को मेरे साथ चलना, तुम बताऊंगा हम कैसे काम करते हैं और हमारा किस तरह से मुनाफा ज़्यादा होता है। बोला, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसने जल्दी जल्दी अपना खेत पूरा किया, क्योंकि बहुत जल्दी आ गया था, इसलिए उसका खेत जल्दी पूरा हो गया।
वहाँ गया तो देखता है कि उसका तो अभी काम अधूरा है। बोला मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, जल्दी काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे घर जाके देखना है, तुमने मुझे बताना है कि मैं कैसे अपनी आय बढ़ा सकता हूँ। बोला हाँ हाँ कर दो भैया। उसने भी उसकी मदद कर दी तो जल्दी काम पूरा हो गया। दोनों गए, घर गए तो उसने देखा कि बाहर से तो इसका खेत घर जो है आम किसान की तरह दिख रहा है जैसा मेरा है। बोला तुम चलो अंदर, अभी मैं बताता हूँ कैसे हम आय को दो ज़्यादा करते हैं। अंदर जाके देखा, बोला अरे बाप रे ऐसा घर, बाहर से तो मामूली किसान का घर लगता है, अंदर देखो तो किसी बड़े व्यापारी की तो सजा धजा है। कैसे हुआ होगा इसके पास, क्या साधन होंगे इसके पास आय के दूसरे, केवल किसान ही नहीं है ये, मैं भी तो किसानी करता हूँ। सोच ही रहा था उतने में वो जो दोस्त था उसका पड़ोसी, वो एक बोरा का मुँह बांध के बोरा ले, बोला लो ये है उसका उपाय। बोले क्या है इस बोरे के अंदर। बोला देखो भाई इस बोरे के अंदर वो चावल है जो हम बाहर से मंगाते हैं, और इस चावल क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है तो इसको हम अपने पैदा किए चावल में मिला देते हैं और बाज़ार में उसको महंगे दामों में बेच देते हैं, इस तरह में बहुत मुनाफा हो जाता है। बोला अच्छा तो ये चावल मैं भी मंगा सकता हूँ। बोला हाँ हाँ मंगाओ, कहाँ पैदा होता है ये। तो उसने कहा पैदा कहीं नहीं होता, ये तो बनाया जाता है विदेशों में। बोला बनाया जाता है पैदा नहीं होता, इसका मतलब नकली चावल है। बोला हाँ हाँ नकली है। तो बोला भाई राम, बोला भाई ये तो बड़ी गलत बात है, हम नकली चावल को अपने असली चावल में मिला के बेचेंगे, ये तो धोखा हुआ जनता के साथ, लोगों के साथ, इससे तो उनकी जान का खतरा बन जाएगा, बीमार हो जाएंगे लोग। बोला हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई बीमार हो चाहे कुछ हो, हमें तो अपनी आय बढ़ानी है। बोला ना बाबा ना, मैं तो ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा, भले ही मेरी आय कम हो, भले ही मुझे थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, मैं ऐसे में गुजारा कर लूँगा, मगर ये नकली चावल नहीं बेचूँगा। ऐसा कहकर वो बाहर आ गया। बाहर आ तो गया बच्चों, लेकिन चिंता और बढ़ गई। बोला मैं तो सोच रहा था आज मुझे कोई समाधान मिल जाएगा, कोई और काम करने को मिल जाएगा जिससे मैं अपने आय बढ़ा सकूं, ये तो और भी धोखे वाली बात सिखा रहा था मुझे। चलो जो भी हुआ मैं तो ये धोखा नहीं करूँगा, ऐसा कहकर वो आ गया। लेकिन चलते चलते वो रास्ते में एक पेड़ में चबूतरा बना था, वहाँ बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूँ, अब कैसे होगा, कैसे मैं अब आगे का जीवन अच्छे से कर पाऊँगा अपने बच्चों का, कैसे मेरे बच्चे अच्छे से जीवन बिता पाएंगे, ऐसा सोच ही रहा था। तो तभी वहाँ एक साधु बाबा दिखा आए। बोले अरे बेटा तुम क्यों परेशान हो। बोला बाबा बस कुछ नहीं, तुम तो परेशान लगे आ रहे हो, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी क्यों मदद करूँ। उसने मन में सोचा कि ये क्या मदद करेंगे, खुद तो साधु हैं, है ना। बोला नहीं तुम बताओ तो सही। जब साधु महाराज ने बार बार कहा तो उसने सोचा चलो अपने मन की बात बता देता हूँ, अगर कोई समाधान नहीं बताएंगे तो कम से कम मेरे अंदर से वो जो दुख है, परेशानी है, क्या वो हल्की हो जाएगी, थोड़ा मैं हल्का महसूस करूँगा। क्योंकि कहते हैं अगर अपने मन की बात दूसरे को बता दे तो मन अच्छा हो जाता है, ऐसा सोचते हुए उसने साधु बाबा को सारी बात बता दी। तो बोले क्यों, ऐसी बात है तो ये तो तुम्हारे और किसान भाइयों के साथ भी ऐसी परेशानी होगी। बोले हाँ बाबा है तो वो क्या करते हैं। तो बोले बाबा आज ही मुझे पता चला, एक जो पड़ोसी मेरा किसान है उसने मुझे ऐसा ऐसा बताया। तो बोले तुम भी ऐसा करो, क्या बुराई है। बोले ना बाबा ना, ऐसा कैसे कर लूँ महाराज, वो तो नकली चावल हैं, वो उगाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं, नकली चावल बेच के तो दूसरे लोग बीमार हो जाएंगे, हैं बच्चे बीमार हो जाएंगे, उनको कई जान माल का नुकसान हो जाएगा। तो बोले तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो कमाना है। बोला नहीं बाबा नहीं, ऐसी कमाई नहीं चाहिए मुझे। थोड़ी देर तक बाबा जी से देखते रहे और बोले तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति मालूम होते हो मुझे, जो दूसरों की परेशानियों और तकलीफ़ों के बारे में सोचता है, ऐसा तो आजकल बहुत कम सोचते हैं, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने जो ये निर्णय लिया है कि तुम नकली काम नहीं करोगे, धोखा नहीं करोगे, क्या तुमने इसे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साझेदार किया है, साझा किया है। जरा पहले उनसे पूछ के तो आओ। बोला क्या पूछूं बाबा। नहीं पूछ के आओ और मुझे यहाँ बताओ, कल फिर मैं तुमको तुम्हारे उनका उत्तर बताना, फिर मैं तुमसे कुछ तुम्हारी समस्या का समाधान दूंगा। बोला ठीक है कल मैं यहीं पर मिलूंगा। और वो चला गया। घर गया तो पत्नी ने पूछा तुम आज इतने परेशान हो। बोला वही बात है जो दिन की बात है, उसके बाद ऐसा ऐसा हुआ। फिर वो मुझे पड़ोसी वहाँ ले गया, उसने सब बात बताई कि उसने ये नकली चावल, बोली अरे नकली चावल की बात करी, अच्छा हुआ तुमने ना कर दिया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। ऐसा धोखा कौन करता है, धोखा करके क्या हमको नरक में जाना है, पाप करना है, अपने बच्चों को हम क्या धोखे का खाना खिलाएंगे। ना बाबा ना, उसमें बहुत ही अच्छा हुआ, भले ही हम एक टाइम न खाएं, बिना खाए सो जाएं, लेकिन हम इस तरह छल छल करके धोखा करके कमाई नहीं करेंगे। तुमने बहुत अच्छा किया। ये सुनकर वो बहुत खुश हो। बोला तुम तो बहुत अच्छी हो, जैसा मैं सोचता था कि कहीं तुम मुझे डांटोगी, नाराज़ होगी कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, उन लोगों की तरह नहीं कमा रहा हूँ, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम मेरे विचारों की तरह तुम्हारे विचार हैं,
और तुम सच्चे मायने में मेरी धर्म पत्नी हो। और बहुत खुश हुआ। उसका रात चिंता तो रही, लेकिन इस बात का सुख था कि मेरी पत्नी जो है वो भी मेरी तरह ही सोचती है। सवेरे जल्दी जल्दी उठा और रोज के उस चबूतरे में गया, देखा तो वहाँ साधु महाराज तो थे ही नहीं। हैं बाबा जी तो है ही नहीं। उन्होंने शायद खाली कह दिया, मुझे बेवकूफ़ बना दिया। ऐसे ही बैठा हुआ था, तब तक अचानक से बाबा जी प्रकट हो गए। बोले अब उन्होंने देखा कि उसने देखा कि अभी तक तो यहाँ थे नहीं और अभी एकदम से सामने खड़े हो गए माया से। तो सोचने लगा ये तो कोई माया भी जादूगर लगता है मुझे, कहीं कोई धोखेबाज न हो, कहीं मैं किसी मुसीबत में न फंसाऊँ, कहीं भूत प्रेत आत्मा का न हो। गाँव वाले तो कई बात को मानते हैं ना। बाबा जी इस बात को समझ गए। बोले नहीं बेटा घबराओ मत, ये तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखा रहा था कि मैं इतनी शक्ति रखता हूँ कि तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो उसको थोड़ी तसल्ली। बोला अच्छा बताओ तुमने अपनी पत्नी से पूछा? बोला हाँ बाबा मैंने पत्नी से पूछा, उसके विचार मेरे विचार बिल्कुल एक से हैं, वो तो मुझसे भी बढ़कर है। तो ये कहती है कि हम एक बार भूखे सो जाएं लेकिन धूखे का काम नहीं करेंगे। बोले बेटा तुम दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हो, इस समय हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोले खुश तो हो बाबा, लेकिन मेरी समस्या तो समस्या की जगह। बोला नहीं नहीं तेरी समस्या का समाधान लाया हूँ। उन्होंने अपने बैग से झोले से एक पोटली निकाली। बोले इसमें जादुई मिट्टी है, तू जाके इसको अपने खेत में छिड़क देना, उसके बाद में बीज छिड़क देना, लेकिन याद रखना इसमें मिट्टी पूरी खाली हो, जरा सी मिट्टी बची होगी तो अपने खेतों की मिट्टी इसको भर देना और अगले साल के रख देना। तो जब भी फसल बोएगा उससे पहले खेतों को मैं इस मिट्टी को छिड़कने के बाद ही फसल बीज बोना, तेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और तब तुझे कोई दिक्कत ही अब नहीं आएगी। और ऐसा कहकर वो गायब हो गए। अब तो उसे विश्वास हो गया कि बाबा जी जो हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं, शायद भगवान ही मुझे मेरी परेशानी का हल सुझाने आए थे। ऐसा करके खुशी खुशी वो खेत में गया, उसने मिट्टी छिड़की, देखा थोड़ी सी मिट्टी बची है तो बाकी मिट्टी खेत से उठाकर उस पोटलियाँ भर दी। उसके बाद उसमें बीज छिड़का और पानी छिड़क कर घर आ गया। रात भर सोचता रहा जाने कल को क्या होगा, पता नहीं वो जादुई मिट्टी का क्या असर होगा। और सच में बाबा जी शक्तिशाली हैं तो ज़रूर जादुई मिट्टी असर करेगी। ऐसा सोचते सोचते उसको नींद नहीं आई, रात बीत गई और सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर खेत में गया तो देखता क्या है खेतों में फसल उगाई है और थोड़े दिनों में ही उसकी फसल लहलहाने लगी, बालियाँ आ गई और उसको इतना अनाज हुआ कि उसने जब बेचा तो उसको अच्छे भरपूर मात्रा में पैसे मिले, जिससे वो अपने जीवन के परेशानियों को दूर कर सका, बच्चों के खाने पीने की समस्या का समाधान पा सका, बच्चों की पढ़ाई का उसको रास्ता मिल गया। तो अब उसके खेतों में हर बार अच्छी फसल होती क्योंकि वो पोटली को हर बार अपने खेत की मिट्टी से भर लेता था। तो इस तरह धीरे धीरे उसकी समस्या दूर हो गई, परेशानियां दूर हुई, उसके पास अच्छा घर हो गया, बच्चों के अच्छे खाने पीने की सुविधा हो गई। और वो लेकिन उसने कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, अपनी पत्नी और उसके साथ मिलकर लोगों के दुखों का समाधान करता रहा। और जब किसी को परेशानी आती तो उसकी समस्या का समाधान भी वो इसी तरह करता रहा, अपनी जादुई मिट्टी देकर उनको उनके खेतों की भी समस्या का दूर करता रहा। ऐसा व्यक्ति जो अपनी परेशानी को दूर करने के साथ दूसरे की परेशानी को दूर करने का उपाय भी सोचता है, बच्चों कभी दुख नहीं पाता, हमेशा खुश रहता है, खुशहाल रहता है, सुखी रहता है। और दूसरों से धोखा करके कमाने वाले एक दिन तो पहले तो काफ़ी दिन तक खूब कमाते हैं, लेकिन एक दिन ऊपर से ऐसा गिरते हैं कि वो सब खत्म हो जाता है, क्षण भर में वो सारी धन संपदा खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर न पसंद आई तो अनलाइक भी कर सकते हैं। शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिनके पास मेरी कहानियों का संग्रह नहीं है, जो मेरी कहानियाँ सुन नहीं पाते हैं। और बच्चों शेयर करने से क्या फ़ायदे होते हैं आप जानते हैं कि सही कहानियाँ कई लोगों के पास पहुँचती है। एक हाथ से दूसरे हाथ चीज़ें जब पर हस्तगत होती हैं तो इनका विस्तार बहुत तेज़ी से होता है और बहुत दूर दूर तक ये चीज़ें पहुँचती हैं। ये कहानियाँ हमारी संपदाएँ हैं, मूल्यों को जगाने की वह शक्ति हैं जो अनमोल खजाने की तरह हमारे पास हैं। तो इस खजाने को हमें ताले में बंद करके नहीं रखना चाहिए, सबको बांटना चाहिए। तो शेयर करिए, जी भर कर शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जो मेरे चैनल में नए हैं उनसे आग्रह करती हूँ, अनुग्रह करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी पुरानी कहानियाँ, मेरी जो सुनाई हुई कहानियाँ उन तक पहुँचते रहें और नई आने वाले कहानियाँ भी उनको मिलें। शेयर करें ताकि कहानियाँ का संसार बहुत विस्तृत हो सके और बहुत लोगों के पास पहुंच सके। तो जल्द ही मैं एक और कहानी लेकर उपस्थित होंगी, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।